तो एपिसोड 4 के पार्ट 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला पार्ट खत्म हुआ था। डैनो की मुलाकात रयू के मॉम से होती है। इधर मायूम सॉसेज खाते हुए आ रही थी, तभी फिर से उसे वही बच्ची दिखती है जो अभी भी क्रॉप सर्कल्स ढूंढ रही थी और बच्ची को भूख लगी थी, इसलिए मायूम उसे सॉसेज ऑफर करती है। लेकिन बच्ची मना करते हुए कहती है कि मेरे डैड ने किसी भी स्ट्रेंजर के पास से कुछ भी खाने को मना किया है। तो फिर मायूम उसे चॉकलेट देती है। तो बच्ची कहती है कि चॉकलेट दिखाकर आप मुझे किडनैप करना चाहती हो, पर मेरे डैड ने मुझे बताया है कि चॉकलेट खिलाकर स्ट्रेंजर्स बच्चों को किडनैप करते हैं, इसलिए मैं तुम्हारी चाल में नहीं फंसने वाली। इसलिए चली जाओ, वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूँगी। ये बोलकर वो पुलिस हेल्पलाइन नंबर डायल करने ही जा रही थी, तभी मायूम उसे रोकते हुए कहती है कि डोंट वरी, मैं भी पुलिस के साथ ही काम करती हूँ और हमारा इमरजेंसी नंबर है 119। वो एम्बुलेंस जैसी गाड़ी दिखती है ना? ये बोलकर मायूम सायरन की आवाज़ निकलने लग जाती है। इस पे बच्ची कहती है, तो आप एक पैरामेडिक हो? बच्ची की इतनी अवेयरनेस को देखकर मायूम इम्प्रेस हो जाती है। इधर रयू सियोंग से खाना खाने के लिए चलने के लिए कहती है, लेकिन सियोंग तो मीटिंग के लिए प्रेजेंटेशन बनाने में बिजी था, इसलिए उसे जाने के लिए कहता है। जिस पर रयू गुस्से में कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है करने की उन फ्रॉड के साथ काम, कोई ज़रूरत नहीं है। सियोंग कहता है, क्या बकवास कर रही हो? तो उसे बता देती है कि उन्होंने पहले ही डिसाइड कर रखा है कि वो लोग तुम्हारी कंपनी को प्रोजेक्ट नहीं देंगे, उन्होंने ऑलरेडी एच आर्किटेक्चर फर्म को सेलेक्ट कर लिया है और तुमसे बस फॉर्मेलिटी के लिए मिलने आने वाले हैं। शायद वो लोग तुम्हारे आइडियाज़ को चुरा भी सकते हैं। कॉल डिस्कनेक्ट नहीं हुआ था तब मैंने उनकी बातें सुन ली थी, इसलिए इस पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सेयोंग इस बारे में मियोंग को बताने से मना करता है और कहता है कि तुमने ऐसा कुछ नहीं सुना, यही मान लो। भले ही तुमने उनकी बात सुन ली, पर ऑफ़िशियली हमें कुछ भी कन्फर्म नहीं है, इसलिए मुझे ऑफ़िशियली हमारा काम तो करना ही होगा। रयू उसे समझाती है कि तू बेकार मेहनत कर रहा है। हम सबको पता है कि तू कितना कैपेबल है और वो ग्रिप वाले तेरा प्रेजेंटेशन अच्छे से देखेंगे भी नहीं, तो क्या फ़ायदा एक दिन रात एक करके मेहनत करने का। तो सियोंग उसे कहता है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, पर मैं आधे अधूरे काम में नहीं फंसने वाला। मैं हमेशा अपना बेस्ट देता हूँ और आज भी दूंगा। वो उससे चिल्ला के कहती है कि बेकार की जिद क्यों कर रहा है, मैं जानती हूँ उन लोगों को, वो लोग कितने बुरे हैं, उन्हें किसी की मेहनत नहीं दिखती। बेकार मेहनत मत कर। सियोंग कहता है कि तू शायद मुझे नहीं जानती और मेरे हार्डवर्क की वजह से तुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। तो रियो भी गुस्से में कहती है कि तो फिर मैं भी इन सब से बाहर हूँ और उसे बताकर जाती है कि मिस्टर मियोंग भी ये जानना डिजर्व करते हैं। इधर लीना एक जिम में जाती है जहाँ रियो का भाई डोंगजिन ट्रेनर था। लीना को देखकर वो उसे पहले डिस्करेज करने लग जाता है, उसे इस जिम के बुरे कंडीशन के बारे में बताकर इवन बॉस की चुगली करने लग जाता है। लीना उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देती। डोंगजिन का बॉस उसे साइड हटाता है और लीना को साइन अप कराने के लिए ऑफिस ले जाता है। इधर मायूम रयू को उस बच्ची के बारे में बताती है और वो उसका नाम या पता पूछना भूल गई थी, इसलिए उसे थोड़ा बुरा लग रहा था क्योंकि वो उसके दोबारा मिलना चाहती थी। तो दोनों यहाँ डिनर करके वॉक पे चलने की बात करते हैं। मायूम सियोंग को भी बुलाने के लिए कहती है, लेकिन रयू तो उसे मना करते हुए कहती है कि अगर वो आया तो मैं तेरे साथ नहीं जाने वाली। मायूम समझ जाती है कि दोनों में फिर से थोड़ी फाइट हो गई है। इधर ऑफिस में मियोंग पूरे जोश के साथ काम कर रहा था और उनकी प्रेजेंटेशन को और इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे आइडियाज भी देता है, जो सच में बहुत ही यूनिक थे। और उसे तो यकीन था कि ग्रिप इनकी कंपनी को ही चूज़ करेगी। अब यहाँ सियोंग को उसके लिए थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि अगर जैसा रयू ने कहा था वैसा ही हुआ तो मियोंग को भी बहुत बुरा लगेगा और उसकी मेहनत भी बर्बाद होगी। लेकिन सियोंग अभी उसे डिस्करेज नहीं करना चाहता, इसलिए उसे नहीं बताता और अपना काम कंटिन्यू रखता है। मायूम अगले दिन एक कन्वीनियंस स्टोर में जाती है जहाँ वो एक टॉफ़ी लेने जाती है, लेकिन फिर से डैनो और मायूम एक ही साथ उस टॉफ़ी को निकालते हैं और दोनों इस बार एक दूसरे से चिढ़ते हुए कहते हैं कि ओए रिपोर्टर तुम फिर से। डैनो कहता है हमारा टेस्ट कितना मिलता है। मयूम कहती है इस बार पक्का मैंने पहले हाथ रखा था, इसलिए ये टॉफी मुझे दे दो क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रेयर है एंड सिर्फ मैं ही इसे खाती हूँ। इवन ये स्टोर वाला भी सिर्फ मेरे लिए इस फ्लेवर की टॉफी को लाता है। जिस पे डैनो कहता है तो आज से इनकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। फिर तभी एक पार्ट टाइम एम्प्लॉय सेम फ्लेवर की टॉफी का बॉक्स ले आती है। इससे दोनों टॉफी खरीद कर बाहर चले आते हैं। बाहर आकर डैनो उसे अपनी कार में लिफ्ट देने की बात करता है, लेकिन मायूम मना कर देती है। पर फिर नोटिस करती है कि ये कार तो उसी मड फ्लैट वाले की है जिसने ट्रैफिक क्लियर करने में उनकी हेल्प की थी। पर तब तो वो इससे इम्प्रेस हुई थी, लेकिन अब वो चिढ़ जाती है क्योंकि बार बार डैनो उसकी फेवरेट चीजें छीनने आ जाता है। डैनो घर आके अपने सामान की अनपैकिंग करने लगता है। इसमें उसे एक कैमरा मिलता है, तो कैमरे की मेमोरी कार्ड में उसे 2007 और 2008 में हुए ओलंपिक सिलेक्शन मैचेस का वीडियोस और फोटोज मिलते हैं, जिसमें नेशनल स्विमिंग कंपटीशन भी थी जो सियोंग ने जीती थी। तो उस मैच के दौरान डैनो ने सियोंग के भी काफ़ी सारे फ़ोटोज़ खींचे थे, तो उन्हीं फ़ोटोज़ में से एक में सियोंग और रयू की साथ में फ़ोटो थी। तभी डैनो ने रयू को सियोंग के साथ पहली बार देखा था, इसलिए उसे रयू जानी-पहचानी लगी थी। इधर जब सियोंग मीटिंग के लिए तैयार हो रहा था, जाते हुए वो रयू के दिए हुए पौधे पे पानी दे रहा था। तभी डैनो उसे रयू के साथ वाली फ़ोटोज़ भेजता है और उसे कोइंसिडेंस के बारे में बताता है। इधर मियोंग सियोंग से रयू के बारे में पूछता है। सियोंग कहता है कि वो नहीं आ रही है, लेकिन ऑफिस से बाहर आते ही रयू को वो लोग सामने देखते हैं, तो रयू उनके साथ मीटिंग वाली जगह पहुंच जाती है। सियोंग उससे पूछता है कि तू तो नहीं आने वाली थी। रयू कहती है कि क्योंकि मुझे तेरी चिंता हो रही थी, इसलिए
मैं वहाँ आ गई। अगर उन्होंने तुझे इंग्लिश में गाली दिया तो तू कुछ भी नहीं समझ पाएगा, इसलिए मैं आ गई। कम से कम उन्हें उन्हीं की भाषा में गाली तो दे सकूँगी। स्योंग कहता है कि हाँ, गाली देने में तो तू एक्सपर्ट है। तो ऐसे ही नोक-झोंक में फिर से दोनों के बीच में कुछ ठीक-ठाक हो जाता है। तभी यहाँ ग्रिप वाले आ जाते हैं। इनमें से एक क्रिस नाम का बंदा आता है, जो कि ग्रिप का चीफ प्रोडक्शन डिज़ाइनर था। ये उनके साथ भी काम कर चुकी थी, पर वो उनको देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं लगती। इवन मीटिंग में भी वो गुमसुम रहती है। क्रिस तो रियू की कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ करने लगता है। वो आगे आके कहने लगता है कि रियू हमारी बेस्ट एम्प्लॉयी थी। वो अकेले कई लोगों का काम कर देती थी, पर पता नहीं अचानक से एक दिन क्या हुआ, कोरिया जा रही हूँ कहकर वो वापस चली गई। इसलिए हम सब थोड़े डिसअपॉइंटेड थे। पर इसे फिर से देखकर हम काफ़ी सरप्राइज़्ड हैं। तो जेनिफर थी इन सब की लीडर। इसके साथ 2 और एम्प्लॉयी आए थे, क्रिस, ये दोनों और रियू। चारों असल में एक ही टीम में काम करते थे, जहाँ ये तीनों रियू से अपना सारा काम करवाते थे। रियू के झूठे दोस्त बनकर, उसकी तारीफ करके और उसके भोलेपन का फ़ायदा उठाकर। ये तीनों हमेशा उसे अपना काम निकलवाते थे, लेकिन एक दिन रियू ने इन तीनों की बातें सुन ली थी, जहाँ ये तीनों रियू का ही मज़ाक उड़ा रहे थे, क्योंकि वो आसानी से इनकी बातों में आ जाती थी और ये लोग अपना सारा काम उससे करवा कर खुद पार्टी करने जाते थे। रियू को यही सब बार-बार याद आ रहा था। इसलिए उसे अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो वॉशरूम का बहाना करके बाहर आती है। इधर प्रेज़ेंटेशन भी खत्म होती है। जेनिफर क्रिस से बात करने के लिए बाहर आती है, जहाँ जेनिफर को तो इनका प्रपोज़ल बहुत ही अच्छा लगता है, इवन एच आर्किटेक्चर फर्म से भी अच्छा होता है ना। लेकिन क्रिस कहता है कि ये लोग अभी नए हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है, इसलिए जैसा हमने डिसाइड किया था, एच आर्किटेक्चर फर्म को ये प्रोजेक्ट देना चाहिए। तो जेनिफर मीटिंग रूम के अंदर आ जाती है। अब रियो ने इन दोनों की ये बातें सुन ली थी। तब क्रिस फिर से रियो को परेशान करने लगता है और यहाँ क्रिस की बातों से हमें पता चलता है कि 3 साल पहले रियो के साथ कुछ तो हुआ था, जिस बारे में सुनते ही रियो को तो गुस्सा आ रहा था, पर ये क्रिस तो उसे मैनिपुलेट करने लगा था। ये कहता है कि तुम तो मेरी जीनी थी, एक स्मार्ट पंक्चुअल एआई से तुम कम नहीं थी, तुम हमें छोड़कर चली आई थी, इसलिए मुझे बहुत बुरा लगा था। इतनी आसानी से हमारी बातों में आ जाती थी, याद है ना तुम्हें? ये कहकर वो उसके ऊपर हाथ फेरने लगता है, जिससे सियोंग देख लेता है, तो वो गुस्से में उसका कॉलर पकड़ के उसे पीटने जाता है। तो क्रिस उसे धमकी देने लगता है कि तू शायद जानता नहीं तूने किसका कॉलर पकड़ा है। मैं चाहूँ तो तेरी कंपनी को बर्बाद कर सकता हूँ। जो सुन के रियू उन्हें छुड़ाने जाती है, पर क्रिस तो उन्हें गाली दे रहा था, जिससे सियोंग को और गुस्सा आता है। रियो उसे पीछे करके क्रिस से माफ़ी माँगती है और उसे कहती है कि सब मेरी वजह से हुआ है, इसलिए मैं इनकी कंपनी का काम छोड़ रही हूँ। मैं जो भी कहना है मुझे कहो, इनकी कंपनी बीच में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर अकड़ू क्रिस तो उनकी इंसल्ट करने लग जाता है। इवन रियो को माफ़ करने के लिए उसे प्लीज़ करके रिक्वेस्ट करने के लिए कहता है। अब रियो को तो और गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो उसे एक खींच के लगाती है और कहती है, प्लीज़ तू मेरी सैंडल भी नहीं कहेगी। ये बोलकर उसके घुटने में खींच कर मारती है और कहती है, पहला थप्पड़ मेरे दोस्तों को इंसल्ट करने के लिए और दूसरी लात एक फॉर्मर कलीग की तरफ से। तुझ जैसे कैरेक्टरलेस और बेशरम आदमी को। तो क्रिस तो डर के मारे चुप हो जाता है, पर कुछ कहने जाए इससे पहले रियू कहती है, याद रखना, अगर तूने इनकी कंपनी के साथ कुछ भी किया, तूने जो घोटाले किए हैं उनके प्रूफ ढूंढने में मुझे टाइम नहीं लगेगा। तेरे खिलाफ सारे प्रूफ मैं जब चाहूँ ग्रिप भेज सकती हूँ, इसलिए याद रखना। ये बोलकर वो चली जाती है। स्योंग उसे बात करने जाता है, पर रियू कहती है कि वो अभी थोड़ी देर अकेला रहना चाहती है, लेकिन स्योंग उसे दूर से फॉलो करता है। अब हील्स की वजह से रियू को पैर में दर्द हो रहा था, इसलिए स्योंग उसके लिए स्लीपर्स ले आता है। रियू उसे क्रिस एंड गैंग के बारे में बताती है और कहती है, शायद मेरी ही गलती थी, इसलिए मैं कंपनी छोड़ छाड़ के चली गई। सियोंग कहता है, तेरी कोई गलती नहीं थी, उन्होंने जो तेरे साथ किया वो हरेसमेंट था, तू तो बस उन्हें दोस्त समझकर काम करती रही, इसलिए अपने आप को ब्लेम मत कर। रियू को अब भी ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए सियोंग उसे अपने साथ कर्स वैली में ले जाता है, जहाँ वो लोग मानते हैं कि अगर लॉक्स में पूरे दिल से कुछ भी लिखकर यहाँ रखा जाए तो वो सच हो जाता है। इसलिए सियोंग एक लॉक उठाता है, क्रिस के बारे में उल्टा-सीधा लिखने लग जाता है। क्रिस एंड गैंग के साथ क्या-क्या बुरा होना चाहिए। कुछ देर में रियू भी उसे जॉइन करती है और दोनों मिलकर उन सब के बारे में बहुत बुरा-भला लिख देते हैं। इससे रियू का मूड बहुत ज़्यादा शांत हो जाता है। रियू कहती है कि इन्होंने के-पॉप और के-ड्रामा बहुत देखा होगा, पर अब इन्हें के-सुपरस्टिशंस के बारे में पता चलेगा। ये बोलकर दोनों ही काफ़ी खुश होते हैं। रियू सियोंग से कहती है, तूने तो आज मुझे इम्प्रेस ही कर दिया। सियोंग कहता है कि ये मत बोलना कि तू मुझे पसंद करने लगी है, वरना तुझे भी कर्ज दे दूंगा। रियू से बकवास बंद करने के लिए कहती है और बताती है कि तूने जिस तरह से अपना प्रेजेंटेशन रखा, सब कुछ जानकर भी मैं इम्प्रेस हुई, इसलिए अब मैंने भी ठान लिया है कि मैं भी अपने ड्रीम को ढूंढ कर रहूंगी। तभी इन्हें मियोंग का कॉल आता है, जो इन्हें खुशखबरी देता है कि हमें ग्रिप का प्रोजेक्ट मिल गया है, पर इस ब्रांच के ऑफिस का नहीं, बल्कि ग्रिप के एक फ्लैगशिप स्टोर का, जो इससे भी बड़ा है।
सियोंग को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ, तो मियोंग बताता है कि जेनिफर को हमारा प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा लगा और रयू को एक खुशखबरी भी बताता है कि उस क्रिस को भी कंपनी से निकाल दिया गया है। इस समय फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब क्रिस को मार पड़ी थी, तब वो मीटिंग रूम में आकर मियोंग पे चिल्ला रहा था, उसे इंसल्ट करके उसे धमकी दे रहा था, पर मियोंग ने ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था, जिससे यहाँ एक बड़ा रेवलेशन होता है। मियोंग इंस्टाग्राम पर ग्रिप के वाइस प्रेसिडेंट का फ्रेंड था। दोनों के कॉमन इंटरेस्ट होने की वजह से उन्होंने एक दूसरे को फॉलो किया था, जिससे उनकी काफ़ी बातें भी हुई थी और वो लोग अच्छे दोस्त बन गए थे। इससे कल ही उसे पता चला कि जिससे वो चैट कर रहा था वो तो ग्रिप का वाइस प्रेसिडेंट है, और मियोंग ने ये सारा रिकॉर्डिंग उसे भेज दिया था, जिस वजह से क्रिस को निकाल दिया गया था और वो अब इनका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता था। तो सियोंग ये दोनों गुड न्यूज़ रयू को बताता है। इससे रयू तो शॉक्ड और बहुत ज़्यादा खुश होती है, तो वो खुशी के मारे सियोंग को गले लगा लेती है, जिससे एक फ्लैशबैक शुरू होता है 2007 स्विमिंग नेशनल्स का, जिस दिन रयू अकेली सियोंग को चीयर करने के लिए आई थी, जबकि उस दिन उसका एग्ज़ाम था। सियोंग रयू से इस बारे में पूछने जाता है। रयू कहती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, तेरा मैथ ज़रूरी है। तो सियोंग उसे एज़ अ थैंक यू एक फ़ोन गिफ्ट करने की बात करता है, पर रियो मना कर देती है, तो सियोंग उसे अपना मेडल ही पहनाता है और इस टाइम पे डैनो ने इनकी फ़ोटो खींच ली थी। तो दोनों बहुत ही हैप्पी होके घर की तरफ आने लगते हैं। यहाँ सियोंग का वॉइस ओवर सुनाया जाता है, जो सब उसने टाइम कैप्सूल वाले लेटर में लिखा था कि उस फाइनल मैच में मेरे मॉम डैड तक नहीं आए, पर रियो तो अपना एग्ज़ाम छोड़कर मुझे चीयर करने आई थी। अब मुझे रियलाइज़ हुआ था कि मैं रियो को कितना पसंद करता हूँ। बचपन से लेकर अब तक कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं था जब मैंने उसे पसंद नहीं किया हो, पर मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई उसे अपनी फीलिंग्स बताने की, क्योंकि मुझे डर था कि हमारी दोस्ती खराब ना हो जाए। इसलिए अभी नहीं, जब हम दोनों अपने 20s में होंगे तब मैं उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताऊँगा। लेकिन वो लोग जब अपने 20s में आए तो रियो तो यूएस चली गई थी अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए। सियोंग एक बार रियो से मिलने यूएस आया था। दिन से लेकर रात तक रियो बस उससे बहुत सारी बातें करती रही। रियो उसे बताती है कि यहाँ वो कितनी अकेली है, उसका कोई दोस्त नहीं है। सियोंग उसे उसकी मॉम के भेजे हुए सारी चीज़ें देता है। आखिर में वो उसके सारे फेवरेट कॉमिक्स देता है, जिन्हें देखकर रियो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इमोशनल होकर कहती है, तो सबसे बेस्ट है यार। ये बोलकर उसे गला लगा लेती है और थोड़ा रोने लगती है, क्योंकि वो उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। पर तभी वो सियोंग के करीब आने लगती है। इससे सियोंग की तो हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, लेकिन वो उसके कंधे पे सो जाती है। इसके साथ ही प्रेज़ेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ फिर से एक बार सियोंग की हार्ट बीट फ़ास्ट होने लगी थी। इसी के साथ एपिसोड 4 का एंड यहीं पर होता है। तो सियोंग को लगभग रियलाइज़ हो ही चुका है कि वो अब भी रियो को पसंद करता है, तो अब देखना ये है कि वो इसे एक्सेप्ट करने में कितना टाइम लगाता है। रियो को कब बताता है, इसके लिए हमें अगले एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगले कोई भी एपिसोड आप मिस ना करो। मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।